हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आज हम इंटीग्रेशन के बहुत ही बेसिक्स की बात करेंगे, क्या क्या चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है ताकि इंटीग्रेशन को क्यों लाया गया, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के बाद क्यों पढ़ा जाता है, ये सारे के सारे जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। तो जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे स्टेट बोर्ड्स में आ रहा है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या और अदर स्टेट बोर्ड्स हो, तो टर्म 1 के अंदर तो चैप्टर 7 जो है वो नहीं आ रहा है दोस्तों, टर्म 2 में आ रहा है, जिसको मैं बाद में लाइव में भी दिसंबर में स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी जो है स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने कहा है कि चैप्टर नंबर 7 हमें पढ़ना है, सर आप प्लीज इस पर वीडियो लाइए, हमारे एग्जाम्स हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन क्या है, क्या होता है, ये सारी बेसिक्स की आज हम इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे और आपका एक बेस जरूर से यहां से बनेगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को निकाल चुके हैं, या मैं हिंदी में बात करूं तो अवकलन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंटीग्रल को बात करेंगे, इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर नंबर 7 का। इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? समाकलन बोलते हैं। और हम आपको बता दूं मैं आपको कि यहां पर अवकलन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन को पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन का कैसे निकाला जाता है, और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों कि कैसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाया है, जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, चाहे वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो, सभी के लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रल्स के बारे में, और उसके बाद इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 7.1 से स्टार्ट करेंगे और पूरी जर्नी को ऐसे ही हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने इस वीडियो को आपको प्यार दिखाना है। जितना ज्यादा आप प्यार दिखाएंगे उतनी जल्दी जल्दी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती जाएंगी, और अगर आप डिमांड करेंगे तो लाइव में भी इसको यहाँ पे बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी का, उसका नाम है दोस्तों इंटीग्रल। ऑलरेडी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन को पढ़ चुके हैं, अब इंटीग्रल को पढ़ेंगे मतलब समाकलन को हम पढ़ने वाले हैं। इसका स्पेलिंग लिख लेते हैं INTEG, और यहाँ पे आ गया दोस्तों अपने पास RALS। इंटीग्रल्स की बात यहाँ पे हो रही है, इसको हम इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, इंटीग्रल भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब आपको चीजों को समझना है, जैसे कि हम अवकलन निकालते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि यहाँ पे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, यहाँ पे बात करें sin x का आप निकाल रहे हैं, कोई फंक्शन आपका sin x दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका जो डी बाई डी एक्स आता है वो क्या आता है दोस्तों? cos x आता है। ये आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये बात तो सभी लोगों को क्लियर भी होगी, ये बात सभी लोग जानते भी होंगे कि डी ऑफ sin x अपॉन डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सभी लोग को पता होगा कि वो होता है दोस्तों cos x होता है। ये सभी लोग जानते हैं, मुझे इस बारे में जरूर से पता होगा, और अब क्लास 12 में इतना तो पढ़ लिया कि हमें ये डेरिवेटिव अच्छे से पता हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन को क्यों लाया गया। इंटीग्रेशन लाने का एक ही रीजन है कि इंटीग्रेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो भी यहाँ पे इर्रेगुलर शेप है, सारे जितने भी इर्रेगुलर शेप है, मान लीजिए कोई भी ऐसा शेप हो जो कि इर्रेगुलर है, मैं रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसा कोई शेप जो कि इर्रेगुलर है, उसका भी क्या निकाला जाए, एरिया निकाला जाए। या मैं बात करूं एरिया बाउंडेड, यहाँ पे बात करूं एरिया अंडर द कर्व, अगर दो एरियाज एक साथ, दो कर्व जो है वो एक साथ यहाँ पे अलाइन है, उन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा। इन सारे शेप्स का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की इजाद करी गई। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आया, देन इंटीग्रेशन को इसलिए लाया गया कि सारे के सारे जो भी इर्रेगुलर शेप है उन सबके यहां पर एरियाज निकाल लिए जाएं। तो यहां पर दोस्तों अब आपको ये बात तो क्लियर होगी कि इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, एरिया निकालेंगे बाद में, इसलिए मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब पढ़ेंगे हम, जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले होंगे, जब इंटीग्रेशन को खत्म कर चुके होंगे, चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, तब आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल में हमने इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ा, और एप्लीकेशन में आप देखोगे कि हम बार बार एरियाज निकालते रहेंगे। मतलब अगर बात करूं मैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं आया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर को लाया गया। पाई आर स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन की मदद से ये फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर। या मैं बात करूं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, और उसके बाद इर्रेगुलर शेप्स का भी एरिया हम इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों
इसके एप्लीकेशन की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन तो हमने नॉर्मली देखा था कि अवकलन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम सॉल्व करते हैं, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ हो उसके ऊपर एक्स का वैल्यू देखते हैं और एक्स के वैल्यू के सापेक्ष हम यहां पर दोस्तों यहां पे डी बाई डी एक्स का वैल्यू लिख देते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों इंटीग्रेशन की, तो डेरिवेटिव के जस्ट अपोजिट वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और डेरिवेटिव निकाल के हमने एक वैल्यू निकाल ली, साइन एक्स यहां पे है और कॉस एक्स हमने यहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल लिया, इसका एंटी डेरिवेटिव कर दिया जाए, वही क्या होता है यहां पर दोस्तों, इंटीग्रेशन होता है, अवकलन होता है। मतलब अगर मैं बात करूं, सॉरी, समाकलन होता है। देखो इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा हिंदी का ध्यान रखना है। यहां पे इंटीग्रेशन का मतलब है हिंदी के अंदर समाकलन, और यहां पे बात करूं मैं अवकलन को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, मतलब हिंदी में उसको अवकलन बोलेंगे। तो अवकलन का आप व्युत्क्रम कर दो, मतलब उसका इनवर्स कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स या इनवर्स जो भी आप बोलना चाहें, वह क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा यहां पर इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। और बार बार आपको एक साइन यहां पे देखने को मिलेगा, सांप आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। क्या दिखेगा दोस्तों, ये सांप आपको दिखेगा। इस सांप को मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूं, ये सांप आपको बार बार यहां पे नजर आएगा। इसको हम कहते हैं दोस्तों ये इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है। क्या है दोस्तों, हम इसको इंटीग्रेशन के साइन के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेशन का क्या है दोस्तों, ये आप ये लिख लेना ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन साइन। इसी से आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बार बार मिलेगा। ये सांप आपको बनाना पड़ेगा, बार बार इस सांप को आप यूज करोगे। अब आप बात करोगे सर ये सांप है क्या, ये सांप एक्चुअल में समेशन, जो हम समेशन यूज करते थे पहले, हम यहाँ पे बात करते थे स्टैटिक्स के अंदर जो समेशन हम यूज करते थे, वैसा ही ये सांप है दोस्तों। ये क्या करता है, अगर कोई इरेगुलर शेप है, मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप है, कोई इरेगुलर सी शेप यहाँ पे दी हुई है, अब इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से dx लेता है एक छोटा सा पार्ट dx लेके इस पूरे पार्ट का एरिया जो है वो क्या निकाल देता है, ये पूरे पार्ट का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे dx इसके अंदर होंगे, छोटे छोटे कितने ही dx होंगे, उन सबका क्या कर दें दोस्तों, समेशन कर दें, उन सबको क्या कर दें दोस्तों, एड ऑन कर दें। वही पार्ट हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब समाकलन कहते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी चीज को क्या कर देता है डिफरेंशिएशन, एक बड़ी सी चीज है, मान लीजिए एक पहाड़ है, उसको आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, तो वो तो हो गया दोस्तों डिफरेंशिएशन, मतलब उसको तो बोलेंगे अवकलन। और अगर मैं बात करूं समाकलन की, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पे, समाकलन कहते हैं। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको ये इस बारे में पता लग जाए कि इसको क्या कहते हैं भाई, समाकलन कहते हैं। समाकलन बिल्कुल हिंदी में सही लिखा है, अगर नहीं लिखा हो तो एक बार चेक कर लेना भाई, समाकलन ही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो समाकलन जो है, या मैं बात करूं इंटीग्रेशन जो है, वो बहुत सारे पीसेस, छोटे छोटे पीसेस को एड ऑन करके उसके एरिया का सम कर देना क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन क्या कर देता है दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर देता है, एड ऑन कर देता है, और ऐड करके आपको ये बता देता है, ऐड करके ये दिखा देता है कि ये जो इरेगुलर शेप दिया हुआ है इसका पर्टिकुलर एरिया क्या है। इसका यहां पर दोस्तों एरिया कैसे निकालेंगे, या मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो छोटे छोटे dx को सबको सम कर देता है। जैसे समेशन काम करता था, ये क्या कर देता, सारी ऑब्जर्वेशंस को टोटल कर देता था, वैसे ही ये क्या करता है दोस्तों, सारी की सारी dx वाली वैल्यूज को, छोटी छोटी वैल्यूज को, dx का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा सा वैल्यू x के अंदर, बहुत छोटा सा वैल्यू आपने उठाया है, इस शेप में से बहुत छोटा सा वैल्यू आपने लिया है, एक स्ट्रिप आपने लिया है, और वो बहुत सारी स्ट्रिप्स मिलके वो पूरा का पूरा इरेगुलर शेप बन रहा है। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन का इजाद किया, इंटीग्रेशन को बनाया गया, इंटीग्रेशन को लाया गया, ताकि हम यहाँ पे रेगुलर शेप्स के भी एरिया फाइंड आउट कर सके। और ये बहुत जगह काम आता है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि आपको पढ़ना है। पहले आप इसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए और एक बेस बनाकर उसको फिर स्टार्ट करिए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा और आपको मैथ से 100% प्यार हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। आइए दोस्तों, अब डी ऑफ साइन एक्स जो है, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, कॉस एक्स के बराबर आता है। ये तो हुआ दोस्तों डेरिवेटिव वाला पार्ट। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये काइंड ऑफ समेशन होता है, मतलब क्या करता है, एड ऑन ही करता है सारी चीजों को, तो ये समेशन जैसे ही काम करता है। ये मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं दोस्तों, ये इंटीग्रेशन का होता है, ये समेशन का होता है। इर्रेगुलर शेप के अंदर से एक dx का वैल्यू उठाया और उसको एड ऑन कर दिया और फिर क्या निकाल दिया दोस्तों, एरिया निकाल दिया। इसके ये काम आता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। छोटे छोटे जो भी नोट्स आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में लिखते जाएं, छोटी छोटी बातों को यहाँ पे लिख लें, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लें, स्टार लगा लें, ताकि किसी तरीके की कोई भी समस्या आपको ना हो। अब जैसा कि आप सभी को ने देखा कि मैंने लिखा कि डी ऑफ dx जो है,
अगर मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में sin x का डेरिवेटिव निकाला तो वो किसके बराबर आया दोस्तों, cos x के बराबर आया। जैसा कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ये पढ़ के आए हैं, और मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक जब करवाया था तब भी इस बारे में काफी अच्छी खासी डिटेलिंग बात करी थी, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और अगर आप इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी डेरिवेटिव की बात यहां पे होगी, एंटी डेरिवेटिव की बात हम यहां पे करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इंटीग्रेशन की शुरुआत भी आप लोगों के लिए हो चुकी है, जो भी मध्य प्रदेश बोर्ड से है, राजस्थान से है, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, या फिर मैं बात करूं किसी भी बोर्ड से जहां पे भी इंटीग्रेशन आ रहा है, उनके लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, दोनों साइड आप क्या करो, एक बार के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं, दोनों साइड आप क्या करोगे, यहाँ पे सांप लगा दो। क्या लगा दो भाई, सांप लगा दो दोनों साइड में, दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन लगा दो। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोलेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप इसका रिवर्स निकालने जाएंगे, अगर आप इसका रिवर्स निकालने जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं और क्लियर कर देता हूं कि कैसे इनकी वैल्यूज को यहां पे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इनकी वैल्यूज को लिखा जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना। अगर ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव आ गया, अब डेरिवेटिव से कहां जाना है, एंटी डेरिवेटिव जाना है। कहां जाना है, एंटी डेरिवेटिव जाना है। तो कैसे जाएंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर जो cos x आया था उसी का आप क्या कर दें, एंटी डेरिवेटिव कर दें। सर इसका मतलब cos x का आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल देना है। cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी यहाँ पे फंक्शन x में है उसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो cos x को आपने dx के साथ रख दिया तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों sin x आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये इसका रिवर्स है, मतलब ये उसकी रिवर्स वैल्यू को दे देता है। सिंपली आपको इस बात को समझना है। इस बात को भी मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे sin x के साथ एक और चीज आती है, वो आती है दोस्तों c, और c को हम कह देते हैं क्या दोस्तों, आर्बिट्री कांस्टेंट। ac का नाम दे देता हूं इसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, c को हम आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से लिखते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको समझ लो जल्दी से। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों sin x और यहाँ पे है दोस्तों प्लस का c, और c को हम क्या कह देते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट कह देते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको कांस्टेंट अपने को लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा कि cos x की जो भी वैल्यू होगी, cos x की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ऑलवेज sin x आएगा, तो ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू कांस्टेंट के अंदर जाएगी। इंटीग्रेशन जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट को लेके आता है। और बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो सीधा सीधा इसके अंदर प्लस c लिखना है, आपको हमेशा रिप्रेजेंट करना ही करना है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो उसके अंदर चला जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा, जैसा अभी मैं एग्जांपल की मदद से भी समझाऊंगा। तो cos x का क्या आ गया दोस्तों, cos x dx क्या आ गया अपना, sin x प्लस c आ गया। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। और ऐसे ही अगर मैं sin x का निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, आइए उसको भी समझते हैं। ध्यानपूर्वक समझते जाना और क्लियर करते जाना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी। आइए दोस्तों, यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं sin x का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूं तो sin x dx का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस c आएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि जब जब मैं यहाँ पे sin x को, यहाँ पे मैं जैसे इसका cos x का डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा, d बाय dx cos x अगर निकालने जाऊंगा दोस्तों, तो cos x का वैल्यू क्या आएगा, चेक कर लो एक बार। cos x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ sin x के बराबर आता था वहां पे डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन में भी सेम चीज होगी दोस्तों कि अगर मैं sin x का डेरिवेटिव निकालने जाऊं, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है शायद, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, या माइनस cos x है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो माइनस का क्या आएगा दोस्तों, cos x आएगा। बस ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो sin x का डेरिवेटिव निकाला आपने तो वो क्या आ गया, माइनस cos x प्लस c आ गया। इसको भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब इस बात को भी आराम से समझते हैं और एक एक चीज को क्लियर करते जाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अगर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब निकालते थे तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता था, वहां पे डिफरेंशिएशन में हमारा आंसर आता था सर 3x का स्क्वायर आता था। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन में अवकलन में ऐसा करते थे। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं समाकलन में लेकर आऊं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसी का हमें क्या कर देना है, एंटी डेरिवेटिव निकाल देना है। तो यहाँ पे देख लो आप 3x का स्क्वायर आया, अब 3x स्क्वायर आया तो यहाँ पे dx भी आया। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n इंटीग्रेशन, यहाँ पे आया, और dx है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे ऑप्शन में आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अभी c क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
अब यहां देखिएगा 3x स्क्वायर आ गया। अब 3x स्क्वायर के बाद यहां पे क्या हुआ दोस्तों, अगर इसका आप यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n की मदद से, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, 3 एज इट इज है बाहर आ जाएगा। और यहां पे इंटीग्रेशन अगर आपने इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, यहां पे n का वैल्यू क्या है 2 है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखना अब x क्यूब कैसे निकल के आता है। x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, x का स्क्वायर मतलब 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और प्लस का c आएगा, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 3 × x³ और प्लस का क्या होगा c, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया। देख लो यार x³ यहां पे आ रहा है, मतलब 3x² से आप वापस वहां गए तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। अगर इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इंटीग्रेशन स्टैंड्स फॉर एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब डेरिवेटिव का इनवर्स आपको करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी और किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, आपको ये बातें क्लियर हो रही होगी। तो 3x² का क्या आ गया दोस्तों, x³ आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया लास्ट में, x³ + c आ गया। अपनी कॉपी में लिखते जाना, चीजों को समझते जाना। एंटी डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, सारी चीजें ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको अभी मैं समझाने वाला हूं। प्लस c क्यों लिखते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, फटाफट समझ में आया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यहां तक मजा आ रहा है कि इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग पार्ट के अंदर आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बेसिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पे c क्यों आता है। c बोले तो क्या दोस्तों, मैंने क्या कहा, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसको मैं यहाँ पे ac से लिख देता हूं, आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते हो आप कि कोई भी वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो समझ में आता है कि कांस्टेंट क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है दोस्तों कि x² का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। अगर यहाँ पे दोस्तों उसके अंदर +2 कर दें, +3 कर दें, तो ग्राफ ऐसे जाता जाएगा, आगे आगे जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे अगर पहले ग्राफ की इक्वेशन मुझे लिखनी हो तो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी मेरे पास x² + 1, x² + 2, x² + 3, x² + 4। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, मतलब मैं बात करूं इनकी तो ये क्या है दोस्तों, फैमिली ऑफ कर्व का मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। मतलब यहाँ पे जितने भी कर्व बन रहे हैं उन सबकी इक्वेशन, पॉसिबल इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये x² + 1 है, ये x² + 0 का मतलब तो x² ही हो जाएगा अगर ये टच करते हुए जा रहा है 0 को। अगर यहाँ पे 0 को टच करते हुए जाए तब भी क्या होगा दोस्तों, x² भी आ जाएगा। ये फैमिली है, x² + 0 का मतलब x² ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखते हैं ये कांस्टेंट क्यों आता है, इसको मैं समझाता हूं, आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपको पता है दोस्तों कि जैसे आप इंटीग्रेशन ऑफ x² dx करोगे तो आपका वैल्यू आएगा x³ और प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों, c आ जाएगा। अब ये c क्यों आया मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब आप यहाँ पे x² + 1 करते हो, x² + 2 करते हो, x² + 3 करते हो, कोई भी वैल्यू उठा के देख लो आप, x² + 1 करो और उसका dx निकाल लो तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x³/3 ही आएगी। 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका 0 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ये बात सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये बताओ मुझे कि ये चीज सभी को क्लियर है क्या, तो कांस्टेंट होगा तो भी आपका वैल्यू तो यही आ रहा है ना दोस्तों, तो x³ + c आ जाएगा, ये भी आपको समझना है। 1 dx आप करोगे, मल्टीप्लाई भी करके आप देख सकते हो, तब भी आपकी वैल्यू यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब देखना, एक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसका d/dx निकालता, x² + 1 का d/dx निकालता तो यहाँ पे क्या वैल्यू आता मेरा, चेक करना। यहाँ पे आपके पास 2x आता और यहाँ पे 1 का क्या आ जाता दोस्तों, 0 आ जाता। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो दोस्तों 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का एंटी डेरिवेटिव आप निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x²/2 और इनटू के अंदर 2 है, प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, c आता ही आता है। तो ये इसलिए आता है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या है, x²। शुरुआत कहां से करी थी आपने, x² + 1 से करी थी और वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, x² आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दिया जाता है। तो ये 1 वाली वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू है, 3 वाली वैल्यू है, 4 वाली वैल्यू है, सब कुछ इस कांस्टेंट के अंदर चला जाए, इसीलिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट को अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे +c लगाया मैंने, लेकिन dx के साथ x² जाएगा तो x³/3 आएगा, dx के साथ 1 dx जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, x आएगा और प्लस का क्या होगा फिर c आएगा। ये बात भी आपको समझनी है क्योंकि इसका जैसे ही आप एंटी डेरिवेटिव वापस इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बनेगा, 3x²
डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू क्या होता है, वहां पे x का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 1 मतलब 0, x की पावर 0 1 आ गया, तो यहां से आपका बनता है x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा वापस से। तो जो भी कांस्टेंट पार्ट जाता है वो किसके अंदर चल जाता है दोस्तों, आर्बिट्री कांस्टेंट में चल जाता है। आप कोई भी वैल्यू रख के उठा के देख लो, x स्क्वायर प्लस 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, आपको वैल्यूज वही मिलने वाली है, इसीलिए आर्बिट्री कांस्टेंट c को यूज किया जाता है। ये इसके लिए प्रॉपर क्या है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, फैमिली ऑफ कर्व की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है उसके आने वाला पार्ट है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे हम यहाँ पे देखते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी और किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आप लोगों से। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, तो कुछ यहाँ पे फॉर्मुलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव वही हमारा इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो है वो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे दोस्तों माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं, कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पे हैं, उनको मैं लिख देता हूं ताकि आप उनको नोट डाउन कर लें। बेसिक फॉर्मुलाज हैं, और भी फॉर्मुलाज मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये आज जो पढ़ा है हमने उसको हम सम कर लेते हैं ताकि आपके एक नोट्स जो है वो तैयार हो पाए। अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। सेकंड जो हमने फॉर्मूला देखा वो देखा डी बाई डी एक्स, अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स को रखेंगे तो कॉस एक्स क्या होगा दोस्तों, cos x किसके बराबर आएगा, cos x हमारा सर आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो cos x नहीं आएगा यहाँ पे, अब आप एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो किसका, यहाँ पे कर रहे हो सर हमारे पास आएगा cos x, तो cos x का आएगा सर माइनस ऑफ sin x। अब यहाँ पे sin x को अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव पे लेके जाओगे तो sin x dx का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ cos x प्लस c आएगा, मतलब ये माइनस का साइन उधर रिवर्स में चला जाएगा, तो माइनस cos x आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हमने देखा कि sin x का तो माइनस ऑफ cos x प्लस c हो गया, ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा हमने देखा कि थर्ड वाला जो है वो है दोस्तों कि x की पावर n जो है dx अगर आपको लिखना है तो याद रखना हमेशा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है और प्लस के अंदर c होता है, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव देखोगे dx की पावर n है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे dx को देखने जाओगे तो x की पावर n मतलब क्या होता है दोस्तों, वहां पे हम देखते थे ये nx की पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव के अंदर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या देखेंगे x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होगा। ये तीन फॉर्मुलाज हमने अच्छे से पढ़ा है और ये चीजें हमने देखी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक पार्ट जो है आपका जरूर से क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पे 7.1 एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव वाले पार्ट को। इसको अपना प्यार दिखाइए, जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी जल्दी ही आपको यहाँ पे दोस्तों सेकंड चैप्टर जो है वो जरूर से मिल जाएगा। सेकंड जो यहाँ पे वीडियो है दोस्तों, मैं सेकंड चैप्टर गलत बोल रहा हूँ लेकिन सेकंड वीडियो जो है वो मिल जाएगा। देखते हैं आप इसको कितना शेयर करते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही किसी कमाल वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रेशन को पढ़िए और टर्म 2 के साथ साथ सीबीएसई वालों के साथ साथ जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो भी इंटीग्रेशन को फोड़ के आइए, और टर्म 1 की तो तैयारियां यहाँ पे लगातार एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए चली रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।